दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस करंट अफेयर्स के क्लास में। 14 से 15 जुलाई 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा। और आगामी बिहार के एग्जाम को देखते हुए हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं, तो पूरे सेशन को यहां पर आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अच्छा, उससे पहले सेशन की शुरुआत करें। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। यह प्रश्न था कि बिहार का पहला हाईटेक मछली मॉल किस जिले में बनेगा, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निर्मित होगा। डिटेल में हमने जानकारी आपको दिया था। इसका निर्माण बिहार के नालंदा में होने वाला है। नालंदा में कहाँ पर, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। अच्छा, आज वाला ये क्लास थोड़ा सा स्पेशल आप सभी के लिए है, खास करके वैसे अभ्यर्थी जो डेडिकेशन के साथ बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। हम सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को यहाँ पर एक बड़ी बात आपको बता दूँ कि आज का जो ये क्लास है, सामान्य रूप से जो हमारा लगभग 35 से 40 मिनट का होता है, उससे थोड़ा सा अधिक आज आपको, मतलब इसका जो ड्यूरेशन है क्लास का, वो थोड़ा लंबा देखने को मिल सकता है। अच्छा, लंबा क्यों होगा, यहाँ पर एक्चुअली आपके बीच कुछ चीज़ें मैं रखने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ से क्लासेस को फॉलो करते हैं और तैयारी को सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, 13 दिसंबर 2024 को BPSC का एग्जाम आयोजित हुआ था, पहला फेज वाला। इसके बाद एक और परीक्षा आयोजित हुई थी, पुनर्परीक्षा जो हुई थी, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, वो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल इस प्रश्न पत्र की बात करें, यहां पर एक्चुअली करंट अफेयर्स को जो प्रश्न पूछे गए उसको लेकर एक प्रूफ मैं आपको देने वाला हूं। थोड़ा सा आपका समय लेंगे, इसे फास्ट में हम निकाल देंगे। अच्छा, ये इसलिए भी जरूरी यहां पर हमारे लिए रहा क्योंकि एक अजय नाम का लड़का, मैंने एक वीडियो कल डाला था, वहां पर मैंने आपको बताया था, उन्होंने परेशान करके रखा था कि सर प्लीज बताइए कितना प्रश्न आपके नोट से या फिर आपके द्वारा पढ़ाया हुआ पूछा गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इसको लेकर एक वीडियो ही ला दें ताकि आप लोग भी देख पाएं। मैं चाहता तो इसका वीडियो मैं पहले ही लेकर आ जाता जब एग्जाम आयोजित हुए थे उसके पश्चात, लेकिन यहां पर मजबूरन मुझे ये खास करके जो मतलब बार बार मैसेज आ रहा है, इस वजह से ये चीजें आपके बीच हम रख रहे हैं। अच्छा, ये एक अच्छा अवसर भी है, आप लोग भी देख लीजिए कि यहां से कौन कौन से प्रश्न बने हैं। अच्छा, इस वाले ई बुक को ध्यान रखिएगा, ये हमने 2024 का जो पूरे साल का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स था, हूबहू यही टेक्स्ट हमने लिखा था, आपको बताया था कि इस तरह का संग्रह कहीं नहीं मिलेगा। अब ये किस प्रकार से रामबाण साबित हुआ, एक भी प्रश्न आपको जो मतलब बिहार स्पेशल का मिलेगा वो यहाँ पर 2024 के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो एक भी बाहर नहीं आपको मिलेगा। अच्छा, इसका अभी हम देखेंगे प्रूफ, ये चीज़ें यहाँ पर एक एक करके हम देखते हैं और थोड़ा फास्ट में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें यहाँ पर मेरे अनुसार जो प्रश्न पत्र को मैंने एनालिसिस किया, 38 प्रश्न हमें वहाँ पर देखने को मिले करंट अफेयर्स के, जिसमें 35 प्रश्न हमारे नोट से डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर पूछे गए हैं। और उन 35 में से अगर हम देखें, जो बिहार 35 नहीं बल्कि 38 में से बिहार करंट अफेयर्स के 11 प्रश्न थे और 11 में से कुल मिला के 10 प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए हैं। और वही 10 जो बिहार स्पेशल का प्रश्न है वो अभी हम आपको बताएंगे, साथ ही स्रोत बतलाएंगे कि मतलब कौन सा क्लास में, क्लास नंबर कितना और कौन सा दिन वाला। ये सभी यूट्यूब पर अभी भी उपलब्ध है, इसका PDF फाइल एप्लीकेशन पे वहां पर उपलब्ध है। आप लोग इसको जरूर देखिएगा ताकि आपको अंदाजा लगे कि यहाँ पे मैं झूठ मूठ का नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जो यहाँ पर डेट है और क्लास का नंबर है, इसके माध्यम से आप ये मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रूफ होता है। देखिए, पहला प्रश्न श्रेयसी सिंह को लेकर था और यहां पर लिखा गया था किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई। जानकारी हमने आपको दिया था 29 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स के क्लास में, क्लास नंबर 816 आप यहां पर देख पाएंगे। अच्छा, इसको बड़ा करके थोड़ा सा देखिए, यहां पर वो जानकारी हमने आपको दिया था। ये रहा पहला प्रश्न का यहाँ पर खास करके प्रूफ। और दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न था यहाँ पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, जो बिहार में, एक्चुअली बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र था। कहाँ पर, तो पटना में इसका उद्घाटन हुआ था। और ये जो पढ़ाया था मैंने, कब पढ़ाया था, यहां पर आप देख सकते हैं 6 से 10 अक्टूबर 2024 को जो करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी, 728 नंबर क्लास, वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। ये जानकारी यहां पर आपके बीच दर्शाई गई है। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न यहां पर है कि पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था बिहार ने। और यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन सा स्रोत से है, 24 जुलाई 2023, क्लास नंबर 625। कितना पीछे जाके प्रश्न पूछा ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। और ये थोड़ा बड़ा करके आपके बीच हमने रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा होगा यहाँ पर जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा। अच्छा, बहुत सारा मतलब बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किए थे कि सर बहुत अच्छा एग्जाम गया, और यही परिणाम रहा जिस प्रकार से मेहनत हमने आपके लिए किया। और इसके बाद जो लोग इसको पढ़ने में और मतलब याद रखने में जो मेहनत किए होंगे आप में से, उनको इसका फल अवश्य मिला होगा। बहुत सारे लोग हमें बताए भी थे कि सर बहुत अच्छा एग्जाम गया। यहाँ पर विष्णुपद मंदिर योजना या फिर विष्णुपद योजना को लेकर एक प्रश्न पूछा गया था केंद्रीय बजट में, खास करके ये कहाँ से संबंधित है, गया से। और यहाँ पर इसकी जानकारी हमने आपको दिया था क्लास नंबर खास करके 815 27 से 28 जुलाई 2024 वाले करंट अफेयर्स में। और एक बार मैं पुनः आपको दोहरा दूं, अभी जो ये पीडीएफ मैं आपको दिखला रहा था 2024 वाला, और ये ध्यान रखिए 2024 का जितना भी बिहार करंट अफेयर्स का प्रश्न बना है इसी पीडीएफ से डायरेक्टली आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए 27 से 28 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स के क्लास में ये हमने आपको बताया था, यहाँ पर इसका जिक्र है एक खास करके धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने को लेकर। अगला प्रश्न था मानवी मधु कश्यप को लेकर, जो खास करके यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा पुलिस उप निरीक्षक। यहाँ पर उसको लेकर जानकारी आपके बीच हमने रखा था 10 से 12 जुलाई 2024 वाले करंट अफेयर्स में। इसको जाके एक बार चेक कीजिएगा, क्लास नंबर 807, यहाँ पर वो चीजें बड़े मतलब यहाँ पर बड़ा करके दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और ये सभी जो आप देख रहे हैं ये पीडीएफ का स्क्रीनशॉट हमने आपके बीच रखा है, जो एक्चुअली हमने रेगुलर आपको पढ़ाया था। ये था 10 से 12 जुलाई 2024 वाला। अब बिहार बजट से एक्चुअली यहाँ पर दो प्रश्न हमें देखने को मिलता है। पहला प्रश्न यहाँ पर था कि राज्य का जो बजट है विधानसभा में, ये खास करके 24-25 को लेकर किसने पेश किया, तो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने। इसका आपको ध्यान रखना है कि बिहार बजट को लेकर एक स्पेशल नोट्स हमने आपको दिया था 2024-25 का, कंप्लीट जानकारी इसमें हमने आपको कोर्स में मुहैया कराया था। जो लोग करंट अफेयर्स का क्लास लिए होंगे इसको बेहतर तरीके से पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें हमने इस प्रकार से चीज़ों को अरेंज किया था कि एक बार इसे आप पढ़ लेंगे तो वो आपको याद रह जाता है। बस दिक्कत यहाँ पर यह होती है कि डाटा याद रखने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन चीज़ें बेहतर तरीके से हमने इसमें रखा था, तो वो ध्यान रखिएगा। ये पीडीएफ जो पढ़े होंगे बहुत फायदा हुआ होगा। तो 16 फरवरी को ये क्लास हमने एक्चुअली इसका एक वीडियो हमने दिया था। यहाँ पर इसकी बात करें तो ये तो पीडीएफ था, लेकिन ये वाला वीडियो हमने आपको दिया था। और ये वीडियो कब आया था, तो बिहार बजट का 16 फरवरी 2025 को हमने चैनल पर अपलोड किया था। ये चीज ध्यान रखें, यहां से प्रश्न बना। अब उसके बाद एक प्रश्न था सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। आप यहां पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर था 19%। हालांकि 19 से थोड़ा सा अधिक है, तो यहां पर एक्चुअली अगर हम राइट आंसर की बात करें विकल्पों के आधार पर तो 19% बोल सकते हैं। 19 से 20 अक्टूबर 2023 वाला करंट अफेयर्स का क्लास नंबर 668, यहां से ये प्रश्न पूछा गया। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट आपके बीच हमने रखा है। हालांकि इसको लेकर हमने बहुत पहले पढ़ाया भी था, वो स्रोत मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिला। यहां पर एक्सप्लेनेशन में जब हम पढ़ा रहे थे आपको, वहां पर ये हमें मतलब दिखा है, ये चीजें हमने आपके बीच रखा है। अच्छा, बिहार करंट अफेयर्स का अधिकतर प्रश्न जो अभी यहां पर प्रूफ के तौर पर आप देख रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि सर जितने भी प्रश्न आप बता रहे हैं मतलब पूछा गया एग्जाम में, सभी प्रश्न संख्या 1 में ही क्यों है। ऐसा इसलिए है, यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है वो 2 प्रश्न प्रत्येक दिन हम आपको करवाते हैं चैनल पर, और उसमें जो खास करके पहला और दूसरा होता है वही होता है बिहार स्पेशल का। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको बिहार में मतलब यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों में आपको पहला ही दिखेगा, कुछ दूसरा दिखेगा, इस वजह से। और ये चुनिंदे प्रश्न है, मैंने आपको बोला था अगर यहाँ से आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसा पिछली भी बार हुआ था, कई प्रश्न मैंने आपको बताया भी था कि कई प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए हैं, मतलब कि हू बहू एकदम विकल्प भी छाप दिया गया। ये चीजें हमने आपको बताया था, आपको मालूम होगा जो लोग हमें रेगुलर फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है कि वर्तमान कीमतों पर, यहाँ पर देखिए 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्त वर्ष 22-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। एक्चुअली शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय अगर हम बात करें, ये दोनों मिलता जुलता है। एक प्रकार से कभी कभी डेटा ये समान होता है। यहाँ पर देखिए प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, तो दोनों को यहाँ पर एक प्रकार से आप यहाँ पर इसका कंक्लूजन निकाल सकते थे कि राइट आंसर क्या होता। तो 54,000 के आसपास है, यहाँ पर वो चीजें आप देख सकते हैं। उसी प्रकार का ये होता है, दोनों मिलता जुलता है, कई बार ये डेटा सेम होता है, कई बार क्या अधिकतर बार, तो इसका यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत पीछे जाकर ये प्रश्न मतलब यहाँ पर देखते हैं आधार वर्ष माना गया है 21-22 को, और यहाँ पर हमने
21-22 नहीं बल्कि 11-12, और यहाँ पर क्या था 21-22। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इसका कंक्लूजन करके मतलब खास करके चीज़ों को देखते हुए समझते हुए आंसर आप निकाल सकते थे। उसके बाद यहाँ पर अच्छा वही चीज़ें हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद कपड़ा मंत्री का जो प्रभार था किन्हें दिया गया था, फिर किन्हें नियुक्त किया गया था। बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह को हमने आपको बताया था, और ये क्लास कौन सा था, क्लास नंबर 794 और 11 से 14 जून 2024 वाले करंट अफेयर्स में। अच्छा पिछला वाला कब का था, ये 14 से 17 जुलाई 2023 वाला करंट अफेयर्स का क्लास 619। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो इसको लेकर बाकायदा ये चीज़ें जो हमने आपको पढ़ाया था कि बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं और 4 राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ पर देखिए 4 में से जो नाम आपको दिख रहा है यहाँ पर चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री में, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह और राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। तो यही वाला पूछा गया था, गिरिराज सिंह वाला इंपॉर्टेंट है। कई बार, 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार इसकी चर्चा हमने किया था, और आपको मालूम होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, एग्जाम में पूछा गया, और ये मोदी गवर्नमेंट के तीसरे कार्यकाल की बात हो रही है। अच्छा एक और प्रश्न बजट से था कि सबसे अधिक राशि का आवंटन प्राप्त हुआ था किसके लिए, तो शिक्षा के लिए, शिक्षा विभाग के लिए। और बजट वाले इस वीडियो में डिटेल में हमने चर्चा किया था 16 फरवरी अच्छा यहाँ पर 24 होगा, 16 फरवरी 2024 को ये क्लास हमने आपको दिया था। और एक और प्रश्न था 11वां प्रश्न, और इन 11 प्रश्न में से केवल यही एक ऐसा प्रश्न था जो हमने इसका मतलब ये आपको नहीं पढ़ाया था, और ये मैं स्वीकार करता हूं कि ये गलती हुई। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कितना पुराना ही प्रश्न है, 2015 की खास करके बिहार सरकार की अधिसूचना में, एक्चुअली इसी प्रकार का प्रश्न है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, इसी को लेकर एक प्रश्न है, और ये छूटा था। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल बात करें तो 11 में से 10 प्रश्न पूछा जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है, और जो लोग हमें रेगुलर फॉलो किए होंगे निश्चित तौर पर उन्हें फायदा मिला होगा। अच्छा ओवरऑल 38 प्रश्न में से 35 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपको उसका भी प्रूफ चाहिए तो वो भी मैं आपको जरूर दूंगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक जानकारी आपको मैं ये देना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ चीजें हमने आपके लिए लिखा है कि जो प्रूफ है यहाँ पर हमने आपको दिया है, वैसे दर्शा दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर एक लाइन आपको याद रखना है, वो लाइन क्या है वो आपके बीच हमने रखा है। तो अब सोचना क्या है, जब हजारों स्टूडेंट भरोसा कर रहे हैं और रिजल्ट ला रहे हैं तो आप पीछे क्यों हैं, इस चीज़ को जरा सोचिएगा, खुद से सवाल कीजिएगा कि हजारों रुपये बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में आप खर्च करते हैं, एक नॉमिनल सा चार्ज पर 200, 300, 400 में हम साल भर जब चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं, और पिछला जब आपको निःशुल्क हम आपको दे रहे हैं, तो क्यों नहीं यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, काम बड़े होने चाहिए और परिणाम हमें बड़ा दिखना चाहिए। अगर हम जहाँ से पढ़ रहे हैं तो हमें ये फील होना चाहिए कि यहाँ से हमारी तैयारी बेहतर हो रही है और एग्जाम में हम सफल हो पाएंगे। बीपीएससी एग्जाम में एक बड़ा पोर्शन है करंट अफेयर्स, लगभग 38 प्रश्न। जैसे अभी बात करें 70वीं में, आप समझ लीजिए 150 में से 38 प्रश्न कितना अहम रोल प्ले करता है। तो अगर तैयारी बेहतर होगी तो प्रीलिम्स एग्जाम में अगर 38 में से 35 अगर आपने हल भी कर लिया तो कोई भी आपकी सफलता को नहीं रोक सकता है, एक प्रकार से सुनिश्चित होती है आपकी सफलता। इन सारे बातों को ध्यान रखिएगा, और आप सभी को जरूर हमारा कोर्स लेना है, ये करंट अफेयर्स वाला कोर्स है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि आपको बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। इस प्रकार का संग्रह बिहार के एग्जाम के लिए कहीं नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर नॉमिनल सा चार्ज पर ये चीजें आपके लिए उपलब्ध है। कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा न्यू, आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा 15% का। और आपको बता दूं इसी कोर्स में इसकी ये विशेषताएं हैं, अभी इसी कोर्स में आपको एक पीडीएफ, अच्छा यहाँ पर वो पीडीएफ नहीं है, एक पीडीएफ लॉन्च हुआ जनवरी से जून तक का बिहार स्पेशल का, और 2024 वाला जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने दिखाया था आपको, उसी का ये अगला संस्करण है, मतलब एडिशन है, ये 6 महीने वाला। इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा, इस कोर्स में आपको मिल जाएगा। चलिए फिलहाल इतनी बातें ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैंने आपका ज़्यादा समय ले लिया। अब यहाँ पर हम फाइनली सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, हमें जरूर कॉल कीजिएगा। नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 8228947923। आप कभी भी 11 बजे सुबह से लेकर 11 बजे शाम तक, यानी कि रात्रि तक, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं कि बिहार सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने और सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार लर्निंग वीक 2025 का आयोजन कब किया गया।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 11 से 17 जुलाई 2025 तक अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। आइए इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो चीज़ें आपको पढ़ाते हैं लेकिन उस तरह से नहीं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में मदद करें। वो आपको पढ़ाएंगे वन लाइनर, कुछ चीज़ों को लेकर एकदम टॉपिक को लेकर एकदम लंबा डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो आपका समय मतलब व्यर्थ जाता है, उस चीज़ से बचिए। और बहुत सारे लोग मैराथन चिल्लाते रहते हैं, उससे भी बचिए। मैराथन तभी जाके संभव या फिर तभी जाके बेहतर साबित होती है, जो एक्चुअली पहले भी हमने कई बार बोला, जब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़े हुए रहते हैं तब मैराथन आपके लिए कारगर साबित होती है। ध्यान रखिए, अभी भी आपके पास समय है। तमाम जो नोट्स है, तमाम जो टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स के, एक्सपेक्टेड प्रश्नों के, या फिर मंथली या फिर बिहार स्पेशल, वो सभी एप्लीकेशन पे सुनियोजित तरीके से इस कोर्स में उपलब्ध है, आप लोग ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात हम करें कि बिहार सरकार द्वारा शासन तंत्र में सीखने की संस्कृति को मजबूत करने और सरकारी कर्मियों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से ये लर्निंग वीक, एक्चुअली बिहार लर्निंग वीक का जो आयोजन है 11 से 17 जुलाई 2025 तक किया गया, इसको ध्यान रखिए। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि सरकारी कर्मी को दक्षता, जो उनकी जो खास करके स्किल है, उसको बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन हुआ। और इसको लेकर 12 जुलाई 2025 को बिहार के जो मौजूदा मुख्य सचिव हैं, कौन है, अमृत लाल मीणा, इनकी अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी वर्चुअली। अब एक चीज समझिएगा, ये सारी चीजें खास करके मिशन कर्मयोगी के तहत संचालित होती है। मिशन कर्मयोगी क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार ने खास करके इसको गंभीरता से लिया और यहां पर जानकारी हमने आपको दिया था इसी सीरीज में। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मिशन कर्मयोगी के तहत अधिकारियों को एकीकृत डिजिटल मंच पर यहां पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और खास करके आधुनिक प्रशासक बन सके। दरअसल मिशन कर्मयोगी, एक्चुअली ये मतलब मिशन कर्मयोगी के तहत ही संचालित होती है। इसकी शुरुआत 2020 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। और आपको ध्यान रखना है कि सरकारी कर्मचारियों की पारंपरिक नियम आधारित प्रणाली यानी कि रूल बेस्ड से हटाकर इसे भूमिका आधारित प्रणाली यानी कि रोल बेस्ड में परिवर्तित करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। और ये सभी चीजें मिशन कर्मयोगी के तहत जो एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, आई गॉट कर्मयोगी, इसके तहत संचालित होती है। और अभी खबरों में इसलिए भी था कुछ समय पहले कि बिहार ने मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों को गंभीरता से अपनाया है और यहाँ पर अच्छी तरीके से संचालित हो रहा है। और ऐसे में यहाँ पर एक अपडेट भी निकल कर आ जाती है कि जो 5 शीर्ष राज्य है मिशन खास करके कर्मयोगी को, मतलब यहाँ पर इसमें भागीदारी को लेकर या फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकारी कर्मियों की, इसमें 5 राज्यों में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे पे आंध्र प्रदेश, लेकिन अब जो बिहार है इसमें 5वें स्थान पर रिसेंटली पहुंचा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, रिसेंटली 5वें स्थान पर पहुंचा है मिशन कर्मयोगी के तहत। और ये सारी चीजें संचालित हो रही है अभी खास करके बिहार लर्निंग वीक के तहत, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे कि बिहार स्वास्थ्य मेला और इसका नाम है आरोग्य पर्व 2025 का हाल ही में कब और कहां आयोजन किया गया या फिर कब और कहां आयोजित किया गया है। देखिए 11 से लेकर 12 जुलाई 2025 को कहां पर, तो ज्ञान भवन और बापू सभागार पटना में, जो अशोका कन्वेंशन सेंटर है इसी के अंतर्गत है ज्ञान भवन और बापू सभागार, यहीं पर एक्चुअली ये आयोजित हुआ है। तो विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहां पर ये चीजें आपको मैं बता दूं, इसको लेकर चीजें हमने आपके समक्ष रखा है। आइए एक एक करके हम सभी चीजों को समझते हैं। देखिए आम जनता को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण साथ ही साथ विविध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य अभी हाल ही में एक विशेष आयोजन बिहार स्वास्थ्य मेला आरोग्य पर्व के नाम से किया गया। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आरोग्य पर्व 2025 पटना में 11 से 12 जुलाई 2025 को। यहाँ पर सिर्फ ज्ञान भवन लिखा गया, बापू सभागार भी होगा, एक्चुअली दोनों जगह इसका आयोजन हुआ है। आयोजन तिथि यहाँ पर मेंशन है, स्थान और आयोजक बिहार स्वास्थ्य विभाग और मुख्य अतिथि कौन, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। एक्चुअली बिहार के मौजूदा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ये मंगल पांडे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा भी गया था, निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण और विविध स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध या फिर जो लाभ है वो दिलाने को लेकर, जिसमें खास करके निःशुल्क जांच, इलाज, टीकाकरण, स्वास्थ्य परामर्श आदि सभी प्रकार की चीजें संचालित हुई। विशेष रूप से यहाँ पर जो आपको याद रखना है ये कब आयोजित हुआ और ये किस राज्य सरकार द्वारा कहाँ पर किस तिथि को, मुख्य अतिथि कौन, ये तमाम चीजें फिलहाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है।
चलिए, चूंकि आयोजन की बात हो रही है तो बिहार के संदर्भ में 2025 में आयोजित कुछ महोत्सव को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं और पिछली बार जो बना था वो थावे महोत्सव ऐसे बना था जो गोपालगंज में आयोजित होता है, और अभी 2025 में मिथिला परिक्रमा यात्रा, बिहार दिवस, वैशाली महोत्सव, कुंडलपुर महोत्सव, थावे महोत्सव, परशुराम उत्सव मेला और आम महोत्सव, ये सभी 2025 में अब तक आयोजित हुए हैं। जो बड़े महोत्सव जो एक्चुअली यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, इसको आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से, ठीक है। अच्छा, बिहार दिवस इस बार जो मनाया गया है 113वां बिहार दिवस, अब ये मुझे नहीं लगता कि इसकी थीम मुझे बताने की ज़रूरत है, आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट आपको याद नहीं है और ऐसे में आपको थोड़ी ग्लानि महसूस होगी और होनी भी चाहिए। अगर आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो उसे बेहतर कीजिए, तभी जाकर आप इसको अच्छा बना सकते हैं और तभी जाके आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये स्वास्तिक है, आप जानते हैं हिंदू धर्म में इसे स्वास्तिक कहा गया है, ये स्वास्तिक को इंगित कर रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये संरचना, ये बोधि वृक्ष है, ये दो स्वास्तिक के बीच में जो बोधि वृक्ष आपको दिख रहा है ये बिहार के राज्य के चिन्ह को इंगित करता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में खबरों में रहा ग्रांड इथोपियन रेनेसां डैम यानी कि ग्रेट, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, किस देश में स्थित है? राइट आंसर होगा इथोपिया। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। देखिए ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका की ये सबसे बड़ी और विश्व की प्रमुख जल परियोजनाओं में से एक है और इसे इथोपिया द्वारा अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को या फिर खास करके बढ़ाने के उद्देश्य या फिर इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से ये विकसित किया गया था, जिसका उद्घाटन 2022 में हुआ है। अब ये चीज़ ये समझिएगा, ये किस नदी पर है, तो ये नीली नील नदी पर, आप सिर्फ नील नदी नहीं बोलेंगे, नीली नील नदी पर है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। इसी नदी पर इसका निर्माण हुआ है जो इथोपिया से निकलती है और आगे सूडान और मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। अब यहाँ पर ये चीज़ें हम आपको इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो तीन देशों की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो नदी है इन तीनों देशों के लिए एक प्रकार से जीवन रेखा है और इन तीनों देशों में से मिस्र की अगर हम बात करें, विशेषकर मिस्र के लिए, जो कि अपनी 90% जल जो आपूर्ति है इसी नदी से करता है, यानी कि इसी पर ये निर्भर है। अब यहाँ पर मामला समझिएगा, प्रश्न एक्चुअली में क्या था, प्रश्न यहाँ पर था कि हाल ही में खबरों में रहा ये जो ग्रेड खास करके है, ये मतलब क्यों खबरों में है, किस देश में है। अब यहाँ पर विषय यही है हमारा कि खबरों में रहने का कारण क्या है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि अब मिस्र और सूडान को, जो एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई है, अभी हाल ही में यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है, तो इसी को लेकर अभी दोनों देशों ने आशंका जताई है कि इथोपिया का जो ग्रेट डैम है इससे नदी के जल प्रवाह को कम कर देगा, जिससे उनके जल संसाधनों पर असर पड़ेगा, जो नुकसान होगा मतलब उन्हें झेलना पड़ सकता है। दरअसल जुलाई 2025 में इसलिए भी यह खबरों में है क्योंकि एक नई टरबाइन यूनिट की शुरुआत यहाँ पर की गई है, जिससे उत्पादन क्षमता और इसमें मतलब खास करके इजाफा हुई है और ये एक चिंता का विषय है मिस्र और सूडान के लिए। इसी को लेकर अभी हाल ही में मतलब ये सारी बातें निकल कर सामने आई है और विशेष रूप से ये ध्यान रखिए, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर इथोपिया सरकार ने एक डेटा जारी किया था, इसके अनुसार अगर हम बात करें ग्रेड की, तो ये देश यानी कि इथोपिया की कुल ऊर्जा जरूरत का 50% से जो अधिक मतलब मात्रा में ये उसको पूरा कर रहा है, तो ये समझिएगा। और इस तरह के प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ये सारी चीज़ों को तैयार कीजिएगा। बना बनाया नोट्स हम आपको दे रहे हैं, आपको समय व्यर्थ नहीं करना है, यहाँ पर वो चीज़ें आपको मिल रही है, इसके माध्यम से चीज़ें बेहतर तरीके से तैयार कीजिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस भरोसा कीजिए, चीज़ें हम आपको बेहतर देंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में वोटिंग अधिकार के साथ यूनिकोड कंसोर्टियम में सहायक सदस्य के रूप में फिर से शामिल हुआ है, और ये देश है अपना भारत। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिकोड कंसोर्टियम की, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसको समझिएगा, जो कि दुनिया की सभी भाषाओं, लिपि यानी कि स्क्रिप्ट और चिन्हों यानी कि सिंबल और इमोजी, जो आप लोग मोबाइल व्हाट्सएप आदि पर इस्तेमाल करते हैं, इमोजी जानते होंगे, इन सभी के डिजिटल मानकीकरण का मतलब ये कार्य करती है। अब एक चीज़ ये समझिएगा, यह एक अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। जुलाई 2025 में भारत को इसका
सहायक सदस्य का दर्जा फिर से मिल गया और इस बार भारत को वोट देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बात हम कर रहे हैं यूनिकोड कंसोर्टियम की, जितने भी सिंबल हैं, खास करके यहाँ पर हमने लिखा है कि भाषा, लिपि, चिन्ह, इमोजी, इस तरह के सभी चीज़ें खास करके यहाँ पर वोटिंग के माध्यम से ही तय होगा। मतलब होता है कोई इमोजी है तो वो कैसे मतलब उसे मान्यता मिलेगी, वो चीज़ें वोटिंग के आधार पर तय होती है। और मतलब यहाँ पर यूनिकोड कंसोर्टियम जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसी के द्वारा ये सारी चीज़ें संचालित होती, मैनेज होती है। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब भारत इसलिए यहाँ पर खबरों में है कि भारत को दूसरी बार यहाँ पर खास करके एक सहायक सदस्य का दर्जा दिया गया है या फिर चुना गया है। अब भारत यहाँ पर पहली बार है जब इसमें वोट देने का भारत को अधिकार मिला है। पहले जो भारत को इसमें सहायक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, वोट देने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर अब हमने आगे कुछ लिखा है कि अर्थात अब यूनिकोड की बैठकों में सुझाव दे सकेगा भारत और मतदान भी कर सकेगा, और कौन सी भाषाएं, लिपियां और इमोजी जोड़ी जाए इसको लेकर मतदान यहाँ पर होगी। और वही सारी चीज़ें हम लोग मोबाइल में जो कीपैड होता है उसके माध्यम से इस्तेमाल कर पाते हैं, यानी कि डिजिटली, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर, कोई भी चीज़ हो। अब यहाँ पर इस नई सदस्यता के तहत भारत को, अच्छा एक चीज़ और, भारत को जो अंक मिला, जो वोटिंग करेगा वो एक अंक नहीं है, वो आधा है, 0.5। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आधा वोटिंग का अधिकार प्राप्त हुआ है। और एक चीज़ समझिएगा कि भारत की जो सदस्यता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा ये संभाली जाती है। भारत को पहली बार 2010 में इसका सहायक सदस्य नियुक्त किया गया था और उस समय वोटिंग का अधिकार भारत के पास नहीं था। इतनी जानकारी सफिशिएंट है, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और वन लाइनर भी चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है कि बस इतना हम पढ़ लिए, कोई हमें पढ़ा रहा है इतना हम पढ़ लिए, अच्छा ये 5 प्रश्न या फिर 500 प्रश्न, एक वीडियो लेकर आएगा बड़ा चैनल, आपको बोलेगा ये 500 प्रश्न, इसी से प्रश्न पूछा जाएगा, और आप लोग बहकावे में आ जाते हो और समय बचाने के चक्कर में उसको देख लेते हो और एकदम रिलैक्स रहते हो, हाँ भाई यही सब प्रश्न पूछा जाएगा, वैसे आप फंस सकते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, तभी जाके आप इसको हल करेंगे, और ये भी संभावना बहुत कम है। लेकिन जब आप चीज़ों को इस प्रकार से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा वो यहीं से होगा, क्योंकि वो चीज़ें आपके बीच हमने रखा है। ठीक है, तैयारी इस तरह से होनी चाहिए, और इस वजह से ही हमारा क्लास थोड़ा लंबा होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर लंबा होता है, कोई दिक्कत नहीं, जिनको अच्छी लगती है वो देखते हैं और चीज़ें बेहतर तरीके से। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, इसे यूट्यूब की तरह मत लीजिए, एक कोचिंग के फॉर्मेट में इसे लीजिए कि 1 घंटे का क्लास है, हमें फॉलो करना है। ठीक है, आई होप आप इसे समझते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, बिस्मिल्लाह जान शिवनारी अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर थे, जिनका अभी हाल ही में जुलाई 2025 में निधन हुआ है। इन्हीं से संबंधित एक खास करके यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और यहाँ पर प्रश्न भी है। तो ये जो कथन है, अभी हाल ही में अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बिस्मिल्लाह जान शिवनारी का निधन हुआ है 2025 में। और फिर यहाँ पर दूसरा कथन है कि उन्होंने 2025 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का पद संभाला था। देखिए, ये यहाँ पर सत्य नहीं होगा, ये असत्य है। अगला कथन है, उनका निधन पाकिस्तान में वजन घटाने की सर्जरी के बाद उत्पन्न स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण हुआ था, ये सत्य है। देखिए, यहाँ पर 1 और 3 सही है, विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर सर्जरी के पश्चात सर्जरी हुई, लेकिन ये अच्छी तरीके से नहीं हो पाई और इनका निधन हुआ। ये दर्शाता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य जो इनकी बिगड़ी थी सर्जरी के बाद ही, और ये चीज़ें खबरों का विषय है, एक प्रश्न के रूप में हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और पाकिस्तान को लेकर एक जानकारी हमने ये भी आपको दिया था कि रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान को अलविदा कह दिया है। ये चीज़ें 2 दिन पहले हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस विदेशी कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। जो अंतिम मंजूरी है वो अब मिल चुकी है, और इस खास करके कंपनी का नाम क्या है? स्टारलिंक। आपको ध्यान रखना है, एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक जो सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं मुहैया करेगा। अब ये खास करके यहाँ पर इसी को लेकर कुछ चीज़ें आपके बीच हमने रखा है। इसे मंजूरी अभी हाल ही में दिया गया, जो खास करके यहाँ पर हमने लिखा कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की एक इकाई है, खास करके स्टारलिंक, इसको अभी हाल ही में सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। और आपको ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ने स्टारलिंक को अगले 5 साल के लिए भारत में कमर्शियल ऑपरेशन की मंजूरी दी है। और आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने लिखा एक कंपनी है, ये ईयूटेलसेट, वनवेब और रिलायंस जियो के बाद तीसरी कंपनी बन गई है जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट
इंटरनेट लाने की अनुमति मिली है। अच्छा, ये मंजूरी स्टारलिंक को अगले अगले नहीं बल्कि अपने जेन 1 सेटेलाइट जो है, जनरेशन 1 सेटेलाइट जो है खास करके स्टारलिंक का, इसको इस्तेमाल करने की अनुमति देती है और 7 जुलाई 2030 तक ये वैलिड रहेगा। अभी जो खास करके ये मंजूरी दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, भारत में इसमें लंबा समय लगा है, खास करके यहाँ पर परमिशन आदि को लेकर, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों में इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि ये जो इंटरनेट सेवा है, खास करके ये महंगी है सस्ती है, मतलब किस प्रकार की है, वो तो यहाँ पर जब लॉन्च होगी तो उसको लेकर चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। फिलहाल यही जानकारी आपके बीच हमने रखा है। यहाँ पर भूटान में अगर हम देखें 20 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई और ये दक्षिण एशिया में स्टारलिंक की पहली सेवा है। ये आपको ध्यान रखना है, भारत के पड़ोसी देशों में भूटान में इसकी पहली शुरुआत हुई है, या फिर दक्षिण एशिया में पहला देश है भूटान। अच्छा, बांग्लादेश में 17 मई 2025 को, श्रीलंका में 2 जुलाई 2025 को रिसेंटली इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, भारत में एक चीज़ अभी खबरों में है कि स्टारलिंक ने अभी हाल ही में समझौता किया एयरटेल के साथ। ये चीज़ें यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जब ये प्रॉपर वे में संचालित हो जाएगी। हालांकि अभी बहुत समय है, 2025 में ये लॉन्च होने नहीं जा रहा है, 2026 में ये लॉन्च होगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। और ये खास करके एक बड़ा पहल है जहाँ इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं है। ये सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट जो है ये बहुत मदद करेगा, खास करके ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, जंगली इलाकों में ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। आते यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे, हाल ही में लॉन्च की गई 10 पैसों का पोस्ट कार्ड नामक हिंदी नाटक संग्रह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि कैप्टन SN अहमद के द्वारा ये लिखी गई है। अब यहाँ पर हम चलेंगे इसके एक्सप्लेनेशन पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वो चीज़ों का वर्णन आपके बीच हमने किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 पैसों का पोस्ट कार्ड एक हिंदी नाटक संग्रह पुस्तक है और अभी हाल ही में सेवानिवृत्त सेनाधिकारी SN अहमद द्वारा लिखी गई, जो यहाँ पर एक्चुअली आप ये देख सकते हैं। और इस पुस्तक की बात करें तो यह उस समय की याद दिलाता है जब पोस्ट कार्ड संचार का मुख्य साधन हुआ करता था, उस समय की याद को दर्शाता है। उसी विषय वस्तु को इसमें खास करके विस्तार में लिखा गया है। अच्छा, 2025 में अगर हम हालिया लिखित पुस्तकों की बात करें, जो इम्पोर्टेंट है, जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इन सभी को जरूर पढ़िएगा। और मैंने आपको बार बार बोला है, एक बार मैं पुनः दोहरा दूं, नोट्स तैयार करने में समय व्यर्थ मत कीजिएगा। एप्लीकेशन पे नॉमिनल सा चार्ज पर ये उपलब्ध है, ये सारा टेंशन हम आपका ले लेंगे, बस आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ये तमाम चीज़ें वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है भारत की मेजबानी में। ठीक है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में 6 से 7 जुलाई 2025 को जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, यहीं पर इसकी घोषणा हुई कि 2026 में 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो होगा वो भारत में किया जाएगा। और ये चौथी बार होगा जब भारत इसकी मेजबानी करेगा। इससे पहले 3 बार कर चुका है, 2012 में जो चौथा था, 2016 में 8वां, फिर 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अब ये चौथा 2026 में करेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। अच्छा, 17वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का जो इसका थीम है उसको लेकर भी जानकारी यहाँ पर रखा है हमने। हालांकि इसको लेकर पहले भी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। क्योंकि ब्रिक्स की बात हुई, इसमें एक नया अपडेट हमें देखने को मिलता है। आप लोग जानते हैं कि ब्रिक्स क्या है, स्थापना कब हुई थी, और 2010 में जो इसमें खास करके दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, जिसके बाद ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। ये चीज़ें सभी लोग अब जान चुके हैं। देखिए, मौजूदा समय में ब्रिक्स में 10 सदस्य देश हैं। कई जगहों पर यह कन्फ्यूजन आपको दिखेगा कि 11 सदस्य देश हैं, इस चीज़ से बचिएगा। 11 नहीं है, बल्कि ये 12 होता, लेकिन 2 देश सऊदी अरब और अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ, उन्होंने नकार दिया इसको। तो वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं और इंडोनेशिया सबसे नवीनतम है। और इन 10 सदस्य देशों में ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया, ये 10 सदस्य हैं। जिनमें कि अगर हम 4 सदस्य की बात करें, ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना, ये इसका संस्थापक सदस्य है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। एक चीज ध्यान रखिए, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो था, ये 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक कजान, रशिया में आयोजित हुआ। यहाँ पर इसका मुख्य रूप से विस्तार हुआ था और यहाँ पर नए सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ था मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो
टोक्यो में ये 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त एक बात और आपको बता दूं, जो बात हम कर रहे हैं 10 सदस्य देशों की, इसमें एक नया अपडेट यह भी है। पहले तो ये जान लीजिए कि ब्रिक्स के 10 पार्टनर देश भी हैं, 10 खास करके साझेदार देश भी हैं। इन देशों में बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया और वियतनाम। और वियतनाम की बात करें तो वियतनाम रिसेंटली इसमें शामिल हुआ है। अभी एक सप्ताह पहले ही ये चीज़ें हमने आपको पढ़ाया है। वियतनाम अभी हाल ही में इसमें शामिल हुआ है। तो ये चीज़ें कम से कम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न एनवीडिया कंपनी से संबंधित है कि यहाँ पर एनवीडिया से संबंधित या फिर इस कंपनी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, एनवीडिया $4 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई। ये बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। ये $4 ट्रिलियन की पहली कंपनी बनी है और इस उपलब्धि के साथ एनवीडिया ने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है कि एनवीडिया के मूल्य में आई इस अभूतपूर्व वृद्धि का मुख्य कारण एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर से जुड़ी तकनीकों की मांग है, जो मांग बाजार में बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ें, ये तीनों कारण, मतलब यहाँ पर जो तीनों कथन है, तीनों के तीनों सत्य है। अभी एनवीडिया एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की खास करके सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। तो विकल्प नंबर डी को सही मानिएगा, यही इसका राइट आंसर होगा तीनों। आते हैं अगले प्रश्न पे। फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन किस शहर में और किस तिथि को आयोजित हुआ है? ये अभी हाल ही में दिल्ली में खास करके 7 जुलाई 2025 को ये आयोजित हुआ। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ये चीजें यहाँ पर आपके बीच हमने दर्शा दिया है, किस तिथि को आयोजित हुआ, कौन सा संस्करण है, ये ध्यान रखिए। अब सम्मेलन के उद्देश्य की बात करें तो भारत में मक्का उत्पादन को बढ़ावा देना, तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करना और मक्का को निर्यात योग्य फसल के रूप में विकसित करना, ये चीजें ध्यान रखिए, ये इसका मूल उद्देश्य है। अब यहाँ पर एक जानकारी और बिहार के संदर्भ में निकल कर आ जाती है कि यहीं पर खास करके केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्णिया, जो कि बिहार का एक जिला है, तो पूर्णिया के एक किसान अखिलेश सिंह को बेहतर मक्का उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया। ये चीज ध्यान रखिए। अब यहाँ पर सम्मान की बात हो रही है और मक्का की बात हो रही है। कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में आपने जरूर सुना होगा। एक्चुअली 5 बार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। देखिए, वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में ये लगातार 2 वर्ष था जब मक्का के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। ये 2 बार। लेकिन इसके अतिरिक्त बिहार को इससे पहले 2011-12 में धान यानी कि चावल के उत्कृष्ट उत्पादन के लिए, फिर 12-13 और 17-18 में गेहूं के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए। तो कुल 5 बार यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि खास करके कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिला है। मोटे अनाजों के उत्पादन को लेकर यह दिया जाता है। 2 बार मक्का के लिए, 2 बार गेहूं के लिए और 1 बार चावल के लिए मिला है बिहार को, कुल 5 बार। आई होप ये चीजें ध्यान आप रखेंगे। निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 6 जुलाई 2025 को अभी हाल ही में ये मनाया गया है। कब? 6 जुलाई 2025 को। और आपको ध्यान रखना है, इसकी जो घोषणा ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 सितंबर 2024 को ही किया था कि प्रत्येक वर्ष इस तिथि को ये ग्रामीण या फिर विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में माना जाएगा। अच्छा, इस तिथि का चुनाव इसलिए भी किया गया है, यहाँ पर हमने लिखा है क्योंकि 6 जुलाई 1979 को ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, बांग्लादेश में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र की जो स्थापना हुई थी, जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत एक प्रमुख संगठन है। तो इसी दिन का जो चुनाव था, मतलब ये 6 जुलाई, मतलब यही निर्धारित करता है, इसकी स्मृति में खास करके शुरुआत की घोषणा हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, एक लाइन हमने लिखा है इसके उद्देश्य को लेकर, जो खास करके उद्देश्य क्या है शुरू करने का, कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और साथ साथ सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG के प्रति जागरूकता फैलाना है। अच्छा, कई बार आपने सतत विकास लक्ष्य सुना होगा, SDG इंडेक्स वगैरह सुना होगा। अब एक सवाल आपसे अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि SDG क्या है, आप इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। उसी चीज को आसान शब्दों में यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। देखिए, इसका पूरा नाम जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य होता है।
लगभग लोग इतना तो जरूर जानते हैं, लेकिन ये एक्चुअली है क्या? ध्यान रखिए, एसडीजी वे वैश्विक लक्ष्य हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2015 में अपनाया था। और आपको ध्यान रखना है इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर वर्णन क्या है। 2030 तक पूरी दुनिया से गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा और असमानता को हटाना है, पर्यावरण की रक्षा करना है और साथ ही साथ सभी देशों में शांति और समृद्धि स्थापित करना है। ये एक लक्ष्य है और इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत छोटा सा है लेकिन ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जूलियन मैकमोहन किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका 56 साल की आयु में हाल ही में निधन हो गया? राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मंथली करंट अफेयर्स के हम नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, इसको आप लोग रिवाइज दीजिए, जो आगामी एग्जाम है वहाँ पर आपको मदद मिलेगी। इसका दो खास करके आपको मैं बता दूँ, इसका दो एक प्रकार से एग्जाम्पल है मतलब रिवाइज करने का। वो ये है कि एक तो इसका जो टेस्ट उपलब्ध है करंट अफेयर्स का एप्लीकेशन पे मंथली बेसिस पे बिहार स्पेशल का, वो सभी वहाँ पर आप टेस्ट के माध्यम से उसको मतलब वहाँ पर दीजिए, उससे आपकी खास करके तैयारी का आंकलन होगा। दूसरा यह है कि जो आप लोग मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ को प्रिंट करते हैं उसको एक बार से पढ़िए और अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच मतलब प्रश्न को डिस्कस कीजिए। मतलब आप उनको पूछिए, वो आपको पूछेंगे। इससे क्या होगा, जब आप डिस्कस करते हैं चाहे कितनी भी बार आप पढ़ लें, लेकिन जब डिस्कशन हो जाएगा मतलब वार्तालाप हो जाता है प्रश्न को लेकर, तो वो चीज़ें दिमाग में सेट होती है और लंबे समय तक रहती है। ध्यान रखिएगा। और सभी पीडीएफ आपको इसी कोर्स में मिलेगा नाम मात्र की फी पर, और ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। आज के इस क्लास का ये प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, एक जानकारी और, जो एक्चुअली हम बात कर रहे थे करंट अफेयर्स के 2024 के वार्षिकांक संस्करण की, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है जनवरी से जून तक का। और ध्यान रखिए, मैं पुनः आपके सामने प्रत्यक्ष तौर पे बोल रहा हूं कि आगामी बीपीएससी एग्जाम में 2024 वाला आपको पूरा पढ़ना है और ये 2025 वाला पिछले 6 महीने का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ भी मैं आपको जरूर दूंगा। इसको जरूर आपको पढ़ना और इसका आंसर आप लोग कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और ये क्लास से आपकी हेल्प होती है या फिर नहीं, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।